नमस्कार। अभी थोड़ी देर में, अब से कुछ घंटों के बाद कांग्रेस पार्टी ये तय कर लेगी कि कर्नाटक में उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। कर्नाटक में कांग्रेस को भारी भरकम जीत मिली है और उस जीत के बाद मुख्यमंत्री चुनने की कवायद चल रही है। विधायक दल की एक बैठक हो चुकी है और कांग्रेस आला कमान की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों ने विधायकों की राय जान ली है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चुनने के लिए विधायकों से सीक्रेट वोटिंग कराई गई, बैलेट पर नाम लिखवाया गया कि वो किसको पसंद करते हैं। विधायक दल की बैठक में रविवार की शाम को जो बेंगलोर के सांग्रीला होटल में विधायकों की बैठक हुई थी और वहाँ कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षक नियुक्त थे, जिनमें से एक सुशील कुमार शिंदे वरिष्ठ नेता हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके साथ दो और लोग, जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया को नियुक्त किया गया था और ये सब लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री पद के जो दो सबसे बड़े दावेदार हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, ये दोनों भी मौजूद थे और इन दोनों की मौजूदगी में दोनों के समर्थकों ने नारेबाजी की, होटल के बाहर भी, होटल के अंदर भी। किसी ने वी वांट डीकेएस का नारा लगाया तो किसी ने वी वांट सिद्धारमैया का नारा लगाया। तो दोनों मुख्य कंटेंडर जो हैं, मुख्यमंत्री पद के जो दोनों दावेदार हैं, मुख्य दावेदार हैं, उनके नाम पर पार्टी बटी हुई है, पार्टी का विधायक दल बटा हुआ है। लेकिन जो हालात हैं, जिस अंदाज में चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का वोट आधार है, जिसके दम पर कांग्रेस इतना बड़ा जनादेश हासिल करने में कामयाब हुई है, अगर उसको बारीकी से देखें तो आला कमान को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी मुख्यमंत्री चुनने में। अभी थोड़ी देर में, चंद घंटों के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें फ्रंट रनर सिद्धारमैया दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और ये पहली बार हुआ था, कर्नाटक के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी का 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद चुनाव हो तो उस चुनाव में उस पार्टी का वोट बढ़ जाए। कांग्रेस पार्टी हार गई थी 2018 का चुनाव, लेकिन उसको 2% ज़्यादा वोट मिले थे 2013 के मुकाबले। 2013 में जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था तब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे और 5 साल के बाद जब वो हटे, पार्टी हारी, तो पार्टी कांग्रेस को 124 की जगह सिर्फ 80 सीटें मिली थी, लेकिन उसका वोट 2% बढ़ गया था। ये सिद्धारमैया का जादू था। वो वहाँ वो ओबीसी समुदाय, जिसका सबसे ज़्यादा वोट है कर्नाटक में, वो उस समाज से आते हैं, कुरुबा जाति को रिप्रेजेंट करते हैं और वो उसका एक मजबूत आधार है जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है और ये ताकत 2013 के चुनाव में भी दिखी थी, 2018 के चुनाव में भी दिखी और अब 2023 के चुनाव में भी ये ताकत दिखी है। ये लगातार 3 चुनाव हैं जब ओबीसी समुदाय ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं या मुख्यमंत्री थे 2018 में। अब ये यहाँ कर्नाटक की राजनीति को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि कर्नाटक वो राज्य है जहाँ किसी दूसरी पार्टी के पास इतना बड़ा ओबीसी का चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायत वोट की राजनीति करती है और उसके बीएस येदियुरप्पा सबसे बड़े उसके नेता थे लिंगायत समाज के, और जब उनको हटाया गया तो बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस तरह बीजेपी ने पहले ही ये संकेत दे दिया था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो कोई लिंगायत मुख्यमंत्री होगा। तो वो लिंगायत वोट की राजनीति करती है और जेडीएस जो पार्टी है, जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, वो स्पष्ट रूप से वोकालिगा की राजनीति करती है, जो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। लिंगायत के बाद वोकालिगा आते हैं। ये दो समुदाय आपस में, इनकी राइवलरी भी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी है और एक समाज में जैसे होता है राजनीतिक रूप से विभाजित समाज में, ये दोनों समुदाय अलग अलग वोट करते हैं। इस बार वोकालिगा समुदाय को आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने भी बड़ा जोर लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम रैलियां मांड्या में हुई थी और ओल्ड मैसूरू इलाके में, जहां जो इनका गढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस इस वोट में सेंध लगाने में कामयाब हुई और वो इसलिए क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, डीके शिव कुमार, वो वोकालिगा समुदाय से आते हैं। तो वोकालिगा समुदाय का इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट मिला और कह सकते हैं कि वो एक्स फैक्टर था जिससे बहुमत इतना ज़्यादा बढ़ गया। इसके पहले कांग्रेस 2 बार बहुमत मिला था पिछले 25 सालों में और दोनों बार 122-124 पर रुकी थी, 122 पर ही रुकी थी कांग्रेस पार्टी। अभी 136-135 सीटें उसको मिली हैं। तो ये एक्स फैक्टर कह सकते हैं कि जो वोकालिगा का थोड़ा वोट टूटा और डीके शिव कुमार की वजह से कांग्रेस में आया, उसकी वजह से ये हुआ। और डीके शिव कुमार अपने इस वोट की वजह से और अपने चुनाव प्रबंधन, अपनी रणनीति, संसाधन जुटाने की अपनी क्षमता, इन सब की वजह से भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि सिद्धारमैया ज़्यादा मजबूत दावेदार इसलिए हैं क्योंकि वो 36% ओबीसी वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं।
दूसरा जो कारण है सिद्धारमैया के पक्ष में, जो दूसरी बात जाती है वो ये है कि वो 5 साल राज करने के बाद भी उनके ऊपर कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। वो एक तरह से 5 साल उन्होंने इस अंदाज में राज किया कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। विपक्ष के आरोप को छोड़ दें, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें ये लगे कि वो एक कमीशन खाने वाली सरकार चला रहे हैं, या उनका वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, या वो भाई भतीजावाद कर रहे हैं। ये उनकी बड़ी ताकत थी, एक साफ सुथरी इमेज के साथ, एक बड़े समाजवादी धारा से आए हैं वो, तो उस अंदाज में उन्होंने राजनीति की 5 साल सरकार चलाया था, कर्नाटक की सरकार उन्होंने चलाई थी। इसके बरक्स आप डीके शिव कुमार को देखेंगे तो उनकी प्रबंधन की तमाम क्षमता जो है और संसाधन जुटाने की तमाम क्षमता के साथ ही उनके ऊपर करप्शन के कई सारे केसेज हैं, और उनको वो ईडी और सीबीआई उनको गिरफ्तार कर चुकी है, वो जेल रह चुके हैं। वो कहने को ये कहा जाएगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से या कांग्रेस पार्टी को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ने दुरुपयोग किया केंद्रीय एजेंसियों का, लेकिन चाहे जो हो उनके ऊपर आरोप हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, उनके ऊपर मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, उनसे पूछताछ होती है रेगुलर। उनके भाई जो बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र से सांसद हैं, कर्नाटक से कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं डीके सुरेश, उनसे भी पूछताछ होती है। डीके शिव कुमार की बेटी से भी केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ करती हैं। तो पूरे परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ दाग कुछ लगे हुए हैं, छींटे हैं भ्रष्टाचार के। तो इस वजह से डीके शिव कुमार के रास्ते में एक बाधा ये भी है, हालांकि ऐसी बाधा कोई राजनीति में होती नहीं है, लेकिन एक बाधा ये भी है। पहली बाधा तो ये है कि वो एक छोटे वोट बैंक को, एक छोटे वोट आधार को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे, उनके ऊपर करप्शन के आरोप भी लगे हुए हैं। और जो तीसरी बात है वो ये है कि वो अभी सिर्फ 61 साल के हुए हैं। अभी आज ही सोमवार को 15 मई को वो 61 साल के हुए हैं, उनका जन्मदिन 61वां मनाया गया है। और कल जब रविवार को सांग्रीला होटल में विधायक दल की बैठक हो रही थी, वहाँ उनका केक काटा गया था। सिद्धारमैया भी मौजूद थे, तमाम बड़े नेता मौजूद थे, प्रभारी रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, तो वहाँ उनका जन्मदिन मनाया गया। वो 61 साल के हुए हैं। इसके मुकाबले सिद्धारमैया उम्रदराज हैं और उन्होंने कह दिया है कि ये चुनाव उनका आखिरी है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी उन्होंने ये संकेत दिया है कि इसके बाद वो रास्ता खाली कर रहे हैं डीके शिव कुमार के लिए। तो इस नाम पर भी कांग्रेस आलाकमान उनको समझा सकता है कि आप उप मुख्यमंत्री बनिए और माफ़ करिएगा सिद्धारमैया के साथ काम करिए उप मुख्यमंत्री बन करके, और बड़े मंत्रालय जो आपको लगता है कि आपको आपके कद के अनुरूप होंगे वो ले करके और सरकार में शामिल होइए। ये एक फॉर्मूला हो सकता है अभी चुनने का। इसलिए लग रहा है कि मुख्यमंत्री चुनने में मीडिया में चाहे अभी जो बातें हो रही हों, जितनी अटकलें लगाई जा रही हों, और सेक्रेट बैलेट में चाहे जितने लोगों ने सिद्धारमैया का नाम लिखा हो या जितने लोगों ने डीके शिव कुमार का नाम लिखा हो, ये आलाकमान को दिक्कत नहीं होगी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा उनको मुख्यमंत्री तय करने में, क्योंकि कई पैमानों पर सिद्धारमैया अभी ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं और ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता और किसी भी समय फैसला बदल सकता है। ये बातें भी कही गई कि 2.5 साल का फॉर्मूला बन सकता है कि 2.5 साल पहले सिद्धारमैया रहे, उसके बाद में डीके शिव कुमार रहे, लेकिन इस तरह के फॉर्मूलों का कोई मतलब नहीं होता है। और राजनीति में 2.5 साल का समय अनंत काल होता है। उतने समय में तो राजनीति पूरी तरह से बदल जाती है, देश की और प्रदेश की भी। सबको ध्यान है कि छत्तीसगढ़ में इस फॉर्मूले की बात हुई थी कि 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे भूपेश बघेल और उसके बाद टीएस सिंहदेव को बनाया जाएगा, लेकिन कोई नहीं बनाता है, उस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। इसलिए वो 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात बेमानी है। ये भी कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। ये एक फॉर्मूला दक्षिण भारत के राज्यों में चलता है। कर्नाटक में भी पहले मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश में देखें तो मुख्यमंत्री के साथ 5 उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। तो ये भी चर्चा है कर्नाटक में कि एक मुख्यमंत्री हो और 3 उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन डीके शिव कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अगर एक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होते हैं तो डीके शिव कुमार तभी राजी होंगे इस बात पर सरकार में शामिल होने के लिए कि उनको अकेला उप मुख्यमंत्री बने। वो पुराना जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के हिसाब से ये कहा जा रहा था कि सिद्धारमैया के साथ डीके शिव कुमार भी उप मुख्यमंत्री बने और एक लिंगायत और एक मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, या एक वोकालिगा और एक मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन वो फॉर्मूला अब चलेगा नहीं। वोकालिगा समाज को का प्रतिनिधित्व करते हैं डीके शिव कुमार, वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वो माफ़ करिएगा, डीके शिव कुमार वोकालिगा से आते हैं, वो उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। सिद्धारमैया ओबीसी समाज के हैं, वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और बाकी 2 जो लिंगायत और मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन सरकार में अलग तरह से किया जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन सकता है। 3 उप मुख्यमंत्री की बात शायद नहीं आगे बढ़े, क्योंकि उसके लिए डीके शिव कुमार तैयार नहीं होंगे।
वो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तभी बनेंगे जब वो अकेले बने और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो फॉर्मूला होगा, कई फॉर्मूले बनते हैं, मतलब मुख्यमंत्री का नाम तय करने में अभी जो चल रहा है कि माथापच्ची हो रही है और पर्यवेक्षकों ने विधायकों की राय ली और उनसे सेक्रेट बैलेट की वोटिंग हुई, फिर सिद्धारमैया दिल्ली आए, तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली आए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली में हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी बात हो रही है, रणदीप सुरजेवाला से रिपोर्ट ली जा रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सिर्फ मुख्यमंत्री तय करने के लिए नहीं होता है। मुख्यमंत्री तो तय हो जाएगा, जैसा मैंने पहले कहा, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी है, मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। और उस मुख्यमंत्री के साथ जो बाकी फिर बाद में मंत्री पद की बात होती है, कितने मंत्री होंगे, किस समाज से कितने मंत्री होंगे, उसमें सिद्धारमैया के समर्थक कितने होंगे, डीके शिवकुमार के समर्थक कितने होंगे, बाकी कितने आलाकमान की मर्जी से बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के कितने लोग होंगे, ये चीज़ें तय होती हैं उसमें। और ये तय करने के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत होती है। और अभी ज़्यादा मामला इसलिए भी उलझ गया है कि वोकालिगा समुदाय से आने के बावजूद डीके शिवकुमार जो है वो लिंगायत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि आगे 10 साल की पॉलिटिक्स वो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि बीएस येदियुरप्पा रिटायर हो गए हैं, चुनावी राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया है और वो अब बीजेपी के से अलग, मतलब एक तरह से चुनावी राजनीति से अलग है, तो वो ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रहेंगे। तो ये स्पेस खाली होगा लिंगायत वोट का, वो वोट बिखरेगा बीजेपी से इधर उधर, तो उसको कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सकता है। और यही कारण था कि चुनाव नतीजे आने के अगले दिन यानी रविवार को डीके शिवकुमार सिद्धगंगा के बड़े मशहूर लिंगायत मठ में गए, वहाँ गुरुजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और वो उसकी पूरी तस्वीरें चारों तरफ आई, हर जगह दिखाई गई। तो ये एक लिंगायत समुदाय को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि उस वोट को अपने साथ वो जोड़ सकें। वोकालिगा और लिंगायत की जो दूरी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसको दूर कर सकें। वो अपने समर्थकों को जगह दिलाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। जो लोग उनकी वजह से पार्टी में आए हैं, जैसे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री थे लक्ष्मण सावदी, वो कांग्रेस में आए और चुनाव जीत गए हैं, वो लिंगायत हैं, उनको बड़ा पद दिलाने की कोशिश होगी डीके शिवकुमार को। जिन लोगों की नज़र थी कर्नाटक के राजनीति पर, उन्होंने देखा था कि स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा था, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर भेजा था डीके शिवकुमार ने लक्ष्मण सावदी को लाने के लिए और उनको ज्वाइन कराया गया था। तो इस तरह से जो लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं या जो पुराने समर्थक हैं, सब अपने अपने समर्थकों को एडजस्ट करने, मंत्री पद में अपना अपना हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं। इस वजह से थोड़े समय ये चर्चा चल रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। खाली मुख्यमंत्री की बात नहीं है, मुख्यमंत्री तय करना हो वो बहुत आसान है, सिद्धारमैया को चुनने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और डीके शिवकुमार को भी ये पता है और तभी उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पहले भी पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी थी। ये कहने का मतलब ही है कि वो फिर से कुर्बानी देने जा रहे हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उनके हिसाब से ये उनकी कुर्बानी होगी। ये बात उन्होंने कही और इससे साबित हो गया कि वो अब मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। अभी चाहे जितना दबाव बनाया जाए, जितना दबाव वो डाल रहे हों, अंतिम समय में वो देखना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता है कि आज उनका जन्मदिन है तो क्या तोहफा मिलेगा। वो अंतिम समय तक दबाव की जो राजनीति होती है सो वो कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की संख्या, अपने समर्थकों को उसमें एडजस्ट करने की बात, उनको मंत्रालय दिलाने की बात, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये तय है कि 18 तारीख को गुरुवार को सरकार का शपथ होगा और तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका सब जाएंगे। ये सब चीज़ें अभी वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। असली चीज़ ये है कि कांग्रेस किस तरह से इस बात को सुलझाती है, किस तरह से सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के खेमे के बीच संतुलन बनता है ताकि सरकार अच्छे से चले, अच्छे से काम करे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का बहुत अच्छे से चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी बुनियाद पर पूरे देश में विपक्षी एकता बननी है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को एक मॉडल दिखाना है कि ये कर्नाटक मॉडल है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बरसों तक गुजरात मॉडल दिखाया और अब केंद्र का मोदी मॉडल दिखाया जाता है, उस तरह से कांग्रेस के पास एक कर्नाटक का मॉडल होगा। उसको 5 गारंटियां लागू करनी है, उसको जो तमाम वादे किए हैं उसको करना है, जो गरीबी बढ़ रही है उसको दूर करना है, जो इकोनॉमिक सेहत है, आर्थिक सेहत में कर्नाटक की वो ठीक करनी है। और ये सब करने के लिए उसके पास बहुत समय नहीं है। 6 महीने के भीतर 4 बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा न हो, वहाँ किसी तरह का मतभेद न हो। सिद्धारमैया और शिवकुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे का सब लोग मिल करके एक साथ काम करें, वहाँ सबके समर्थन सरकार में हो और एक अच्छा मैसेज वहाँ से कांग्रेस पार्टी दे, एक जो मॉडल बना करके वो पेश करे ताकि तेलंगाना में दिखाया जा सके, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दिखाया जा सके। ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी की और ये तय करने और ये इस चुनौती से पार पाने का रास्ता, तरीका यही है कि तमाम बड़े नेता मिल करके और दोनों के साथ बैठ करके और दोनों के बीच जो चुनाव के बीच के दौरान जिस तरह का तालमेल था उस तरह का तालमेल बनवाएं ताकि सरकार में भी वो दिखे। धन्यवाद।
कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।